Hello everyone, this is Shalini Mishra and welcome to our channel which is A to Z Study and जैसा कि आप जानते हो कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो एग्जाम है वो बहुत ही निकट है। जल्दी से जल्दी जो इसकी डेट है अनाउंस हो रही है और आई होप आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। आप लोगों ने अपना बिल्कुल मन बना लिया होगा कि यस इस बार तो बिल्कुल सफलता पानी ही पानी है। तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए मैं हूँ आपके सामने, आपके साथ, आपको गाइड करने के लिए क्या क्या समाजशास्त्र विषय में पढ़ना है और किस तरीके से हमें एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग के चलते अपनी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है ये कि हम सिलेबस देख लें, आखिर सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वरना तो अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल अथाह चीजें हैं, लेकिन सिलेबस को भी इसीलिए उसको एक सिस्टमैटिक वे में जो है हमारे सामने रखा जाता है कि भाई आपको इन इन टॉपिक को तैयार करना है और उससे रिलेटेड जो भी जितनी भी जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। तो वो हम अच्छी तरीके से समझ लें। वैसे तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा समाजशास्त्र है वो समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और समाज जो है अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है। उसको हम बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम सिलेबस को जरूर देख सकते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कितनी सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से हम अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाए और साथ ही साथ में अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सके। तो समाजशास्त्र विषय का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो पार्ट आएगा, आप देखिए, यूरोप में आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का उदय यानी इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। आखिर समाजशास्त्र का उदय हुआ तो कैसे हुआ? अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप लोगों को 100% ये चीज पता होगी कि भाई हमारे ये भारतीय समाज की उत्पत्ति नहीं है। ये जो समाजशास्त्र है ये भी विदेशी पृष्ठभूमि में ही इसका उदय हुआ है और इसके पीछे बहुत जिम्मेदार चीजें थी, कुछ ऐसी क्रांतियां थी जिसकी वजह से हम देखते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में उदय होना सुनिश्चित हो। अब बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, जैसे कि हम देखते हैं सोशल साइंसेज में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, लाइक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंसेज हो गई सारी की सारी। तो इन सारी जितनी भी साइंसेज हैं इनका उदय पहले ही हो गया, इनका इमरजेंस पहले हो गया। सबसे बाद में आखिर क्यों आया समाजशास्त्र? उसके पीछे रीजन यही था कि हम अपने चारों तरफ के पर्यावरण को तो देख रहे थे, लेकिन मनुष्य का खुद के अपने जो कहते हैं ना मानव समाज या फिर मानवीय व्यवहार या मानवीय संबंधों के बारे में या सामाजिक दशाओं के बारे में या सामाजिक जो दशा होती है, दिशा होती है, सामाजिक कारण होते हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था, सामाजिक समस्याओं के बारे में पहले से भी बातचीत होती आ रही थी, लेकिन उसका जो वे था, उसका जो प्रोसेस था वो बिल्कुल डिफरेंट वे में था। हमारे बहुत सारे दार्शनिक हैं, लाइक प्लेटो, रूसो, कांट, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने बात की सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में। इन्होंने भी चर्चा परिचर्चा की, सामाजिक समस्याओं को उठाया, उनका सॉल्यूशन भी बताया कि ऐसे हो जाए तो इस तरीके से हम इस सामाजिक समस्या का अंत कर सकते हैं। लेकिन वो वे या तो पॉलिटिकल वे में था या तो फिलोसॉफिकल वे में था, या तो वो राजनीतिक संदर्भ में था या फिर वो दार्शनिक संदर्भ में था। समाजशास्त्र या समाज के दृष्टिकोण से किसी भी विचारक ने अभी तक इन समस्याओं को देखने का प्रयास नहीं किया। तो जरूरत पड़ी कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट जो है, तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर के साथ में ऐसा एक सब्जेक्ट आए जिसमें हम समाज से संबंधित सभी
चीजों का अध्ययन कर सके। तो उसमें आप देखेंगे विषय का कार्यक्षेत्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग यहीं से होती है कि आखिर कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से समाजशास्त्र का उदय होता है, और उसका कार्यक्षेत्र क्या, समाजशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलनात्मक रूप से देखें तो समाजशास्त्र कैसे अलग है और कैसे सिमिलर है। समाजशास्त्र में जो अवधारणाएं हैं, जो मेन अवधारणाएं हैं, आप सभी जानते हैं। स्टेटस यानी कि प्रस्थिति, भूमिका, रोल, मानदंड, नॉर्म्स, वैल्यू, नॉर्म, वैल्यू हो गया आपका मूल्य, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप जिसे कहेंगे, रेफरेंस ग्रुप, जाति, वर्ग, लिंग, प्रजाति, सामाजिक नियंत्रण, विचलन, जातीयता, संस्कृति, सभ्यता, यानी कि वो सब कुछ जो हम जीते हैं, जो हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते इस समाज का पार्ट बने हैं आखिर, तो वो सारी चीजें, भाई हम अगर समाज में है तो हमारे कुछ परिस्थिति भी है, हमारी एक स्टेटस भी है, हमारी कुछ भूमिकाएं भी है, हम कुछ मूल्यों को भी मानते हैं, हम किसी न किसी समूह से जुड़े हुए हैं, हमारा कोई ना कोई रेफरेंस ग्रुप है, हमारी कोई ना कोई जाति है, किसी न किसी वर्ग से जुड़े हुए हैं, मेल है, फीमेल है, किस नस्ल के हैं, हम पर समाज किस तरीके से नियंत्रित करता है, हम विचलन की स्थिति में भी आ जाते हैं, कभी कभी सामंजस्य की स्थिति में भी होते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि स्टेट एग्जाम जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे फैक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला पार्ट आता है, अगला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें जितनी भी अवधारणाएं आएंगी एंड रिलेटेड जितने भी थिंकर्स रहेंगे, उन सभी थिंकर्स को हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि सामाजिक संरचना अपने आप में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं, जिसमें उन्होंने अपनी डेफिनेशन भी दी है, जिन्होंने अपने सिद्धांत भी दिए हैं, और संरचना का जो कॉन्सेप्ट है, ये संरचना से शुरू होता है और उत्तर संरचनावाद तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब समाज का कई स्तरों में विभाजन है, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, उनको पढ़ेंगे। सोशल मोबिलिटी, क्या समाज में गतिशीलता भी पाई जाती है, तो यस बिल्कुल श्योर है, गतिशीलता भी पाई जाती है, सोशल मोबिलिटी की भी स्थिति होती है। आखिर किस तरीके की मोबिलिटी होती है, कुछ समाज होते हैं जिनका टाइप हम देखते हैं, कुछ एक प्रकार के जो समाज होते हैं वो बंद समाज होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जो है परिवर्तन की स्थिति नहीं दिखाई देती, और कुछ समाज ऐसे होते हैं जो कि खुले प्रकार के समाज है, जहाँ पर हमें गतिशीलता दिखाई देती है, जहाँ पे हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं तेजी से होते हुए। ठीक है, तो भारतीय समाज हमारा बंद बंद प्रकार का समाज में ही आता है, आप लोग जानते होंगे। समाजीकरण सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, एजेंसी क्या है, सिद्धांत इससे रिलेटेड क्या है, मीड है इससे रिलेटेड, थिंकर्स के रूप में इनको पढ़ेंगे, पूरे को पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड अन्य अदर थिंकर्स भी जो आते हैं, जो भी 2-3 थिंकर्स हैं जिनकी डेफिनेशन एंड जो सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। क्लासिकल थिंकर्स में देखा जाए तो इमानुएल दुर्खीम को हमें पढ़ना है, कार्ल मार्क्स को पढ़ना है, मैक्स वेबर को पढ़ना है। प्रत्यक्षवाद ऑगस्ट कॉम्टे का है। ऑगस्ट कॉम्टे आप सभी जानते होंगे कि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं, तो इनको तो हम बिल्कुल भी अवॉइड वैसे ही नहीं कर सकते। तो क्लासिकल थिंकर्स में आपको इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे पढ़ना है। फिर आता है 9 प्रकार्यवाद। 9 प्रकार्यवाद दे दिया इन्होंने कि इसमें अगर देखा जाए तो अलेक्जेंडर आ जाते हैं, आर के मार्टन आ जाते हैं, और 9 मार्क्सवाद आता है। 9 मार्क्सवाद में अल्थ्यूजर आएंगे, हेबरमास आएंगे, ग्रैम्सी आएंगे। प्रतीकात्मक अंतर, ये जितना भी पार्ट है यहाँ से आप देखेंगे ना, ये जो बल्कि आप 6 से ही स्टार्ट कर दें तो यहाँ तक आप देखिए कि थिंकर से भरा हुआ पूरा ये आपका यूनिट से पार्ट 6 से 13 तक आप देखें तो जितने भी थिंकर्स हैं इसमें आ जाएंगे, मतलब थिंकर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए जाना है हमें। तो 9 मार्क्सवाद, नियो मार्क्सिज्म, अल्थ्यूजर, हेबरमास, ग्रैम्सी। फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आएगा, जिसमें हर्बर्ट मीड को हम पढ़ेंगे, एडविन हॉफमैन को पढ़ेंगे। निजाति पद्धति शास्त्र आप सभी जानते होंगे, जिसे हम कहेंगे एथनो मैथोडोलॉजी, जो कि गॉर्फिंकल ने दिया हुआ है। ये भी
जो है हमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उत्तर संरचनावाद मैंने कहा था ना, संरचना से शुरू होगा और उत्तर संरचनावाद तक की स्थिति जाएगी। जैसा कि आप जानते हो कि मिशेल फूको और डेरिडा इससे रिलेटेड है, इनको हमें देखना है। आखिर समाचार से एक विज्ञान के रूप में स्टैब्लिश करने का जो प्रयास किया गया ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा, ऑगस्ट कॉम्टे जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, तो किस तरीके से क्या क्या आखिर जो है के तरीके बताते हैं, किस तरीके से ये समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उनकी पद्धतियां क्या बताई हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस हो जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो कोई भी चूंकि समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान, तो समाज तो अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि इतने बड़े समाज को अगर डिस्कस करने पहुंचा, उसको सिस्टमैटिक तरीके से ना प्रेजेंट किया जाए तो बहुत फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो उसमें एकदम खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। तो उसको जरूरी है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से रखें, इसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, इसको भी एक साइंटिफिक जिस तरीके से साइंस को एक तर्क के आधार पे देखा जाता है, उसकी तर्क के आधार पे व्याख्या की जाती है, तर्क की कसौटी पे रख करके चीजों को देखा जाता है, ठीक वैसे ही जो फाउंडर है, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने यही कहा कि सोशियोलॉजी को भी एक विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र को भी एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया जाए। तो कैसे स्थापित, क्यों, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चरण हैं, तो वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान पर उसकी प्रकृति क्या होती है, चरण क्या होते हैं, तथ्य मूल्य और वस्तुनिष्ठता क्या है। जब भी हम किसी सामाजिक घटना को घटित होते हुए देखेंगे तो हमें उस मूल्यों को किस तरीके से देखना है, फैक्ट्स को किस तरीके से देखना है, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी को किस तरीके से क्लैरिफाई करना है। अनुसंधान की विधियां कौन कौन सी होंगी, मात्रात्मक होंगी, गुणात्मक होंगी। मतलब ये जितना भी पार्ट है आपका, आप देखेंगे कि ये सोशल रिसर्च से रिलेटेड है बेसिकली, कि किसी भी अगर सामाजिक समस्या का हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि सामाजिक समस्या के पीछे जो छुपे हुए कारण हैं, जो वास्तविक कारण हमको हम फाइंड आउट कर सकें और प्रेजेंट कर सकें। या सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया में जब भी हम सिद्धांत कोई स्थापित करना चाहते हैं समाज से रिलेटेड ही, तो उसको तर्क सहित हम स्थापित कर सकें, कुछ भी कल्पना में ना रहे, कुछ भी सिर्फ हाइपोथेटिकल वे में ना रहे, ठीक है, जो भी रहे वो सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहे। तो किस तरीके से आंकड़ों के संग्रह होंगे, तकनीकी, तो ये सारा कुछ जो है आपका रिसर्च कहा जाएगा। आंकड़ा संग्रह को उपकरण हो गए, प्रश्नावली जिसमें आती है, सांख्यिकी है, महत्व और सीमाएं, आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण किया जाता है, आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन किया जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह पूछा जाएगा, और परिक्षेपण के माप, औसत विचलन, मानक विचलन, भारतीय समाज। उसके बाद में आपका आ जाएगा इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में आप देखिए, क्योंकि हम समाजशास्त्र की बात कर ही रहे हैं, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में हमको डिस्कस करना ही करना है। साथ ही में जितने भी थिंकर्स हैं वो भी लगभग कवर कर लिए गए सिलेबस में। और उसके बाद में फिर किस तरीके से जो भारतीय जो समाजशास्त्रीय अनुसंधान है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है हमें पढ़ना है। भारतीय समाज की बात आ जाती है। अब हम अपने समाज पे आएंगे कि आखिर भारतीय समाज में अगर संस्थाओं की बात की जाए या वर्ण की बात की जाए या संस्थाओं की बात की जाए, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैसे कैसे नियम हमारे यहाँ प्रचलित हैं, किन किन मूल्यों को फॉलो किया जाता है, कौन कौन सी संस्कृति को हम लेकर के चलते हैं, तो इस बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। भारतीय समाज के अंदर वर्ण आधारित व्यवस्था हमारे भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था रही है, जाति आधारित रही है, जनजाति भी यहाँ पे निवास करती है, आश्रम व्यवस्था भी हमारे सिस्टम का एक आधार रहा है। भारत में आखिर क्या परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यस, भारत में परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी देखी जाती रही है, जो कि हमें संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता के रूप में देखने को मिलती हैं। अब ये जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ना, चाहे वो संस्कृतिकरण हो, पश्चिमीकरण हो, आधुनिकीकरण हो या फिर धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, आप देखेंगे कि ये एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई सारी की सारी अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो एम.एन. श्रीनिवास को भी अच्छी तरीके से देख लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उन्हीं के सारे कॉन्सेप्ट हैं। थिंकर मेंशन नहीं है बेसिकली, लेकिन हमें
जैसे आप ये देखिए, जाति के बारे में जब बात हुई तो प्रभु जाति और जजमानी व्यवस्था की भी बात हुई। प्रभु जाति आप जानते हो कि एम.एन. श्रीनिवास ने दिया हुआ है, और जजमानी व्यवस्था की जो बात की गई है वाइजर के द्वारा की गई है। तो इन सारी चीजों को पढ़ना है। कमजोर वीकर सेक्शन कौन कौन से हैं अगर देखा जाए तो दलित है, अल्पसंख्यक है। आखिर ये कौन है और इनसे रिलेटेड क्या क्या जो है संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, संविधान में इनके लिए क्या व्यवस्था करी गई है, कौन कौन से आर्टिकल है वो हमें देखने होंगे, और क्या क्या सरकार के द्वारा उनके लिए पॉलिसी बनाई गई है पहले और अभी करंट में भी, वो सारा कुछ यहाँ पर हमें देखना होगा। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर हमें करंट से भी रिलेटेड चीजों को जरूर देखते हुए चलना होगा, जो कि आप और हम एमसीक्यूज के जरिए देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें उतनी सारी चीजें भले ही ना आए, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट फॉर्म में रहेगा, एमसीक्यूज फॉर्म में वो सारी की सारी चीजें सॉल्व जरूर करिएगा। तो महिलाएं और लिंग है, मुद्दे और आंदोलन से कौन कौन से पास्ट में कौन कौन से ऐसे मुद्दे उठे और आंदोलन हुए हैं, प्रेजेंट में क्या क्या चीजें चल रही हैं, योजनाएं कौन सी हैं सरकारी, ये सब कुछ हमें देखना होगा। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आता है, जिसके लिए समाजशास्त्र जाना जाता है, कि परिवार, विवाह और नातेदार क्या रूप रहे हैं, परिवर्तन, उभरते रुझान। भारतीय परिवार की व्यवस्था हम सभी जानते हैं कि जो हमारा परिवार परिवार तो देखो सदियों सदियों से चलता चला आ रहा है, रूप उसके बदलते चले गए हैं। अगर देखा जाए अभी आज की डेट में, अगर देखा जाए तो एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली की सबसे ज्यादा महत्ता हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली का रूप स्वरूप था। उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है वो बेसिकली कृषि प्रधान देश रहा हमारा भारत, और लगभग 78% जनसंख्या जो है, तब अगर हम 2001 की जो जनगणना को देखें तो इतने परसेंट जनसंख्या जो है गांव में ही निवास करते थे, और इनका जो आधार था, इनके जो आजीविका का पूरा स्रोत था, वो कृषि ही हुआ करता था। तो जब पूरा भारत, आप ये सोचिए कि कृषि प्रधान देश, प्रमुखता अगर देखा जाए तो कृषि प्रधान ही रहा, उसमें व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था भी संयुक्त परिवार के रूप में पाई जाती थी, कि भाई देखिए सब एक साथ मिलकर के काम करते थे, खेतों में कड़ी मेहनत करनी होती थी। अभी टेक्नोलॉजी हो गई है ना, इसके पहले तो ऐसा नहीं था। तो तब सब मिलकर के काम करते थे, एक ही घर में रहते थे, एक ही चूल्हे का बना हुआ खाना खाते थे। इस तरीके से एक सिस्टमैटिक फॉर्म में जो है फैमिली का जो फॉर्मेशन है वो हुआ करता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब औद्योगिकरण की स्थिति आई, तो उसके बाद में जो पिक्चर थी वो एकदम चेंज हो गई। उसके बाद होता है क्या है कि एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में लोग नौकरी के रोजगार प्राप्ति के लिए इधर से उधर मूव करने लग गए। संयुक्त परिवार का जो रूप था वो कहीं ना कहीं क्षीण होने लग गया, धीरे धीरे करके टूटता चला गया, और ये कन्वर्ट हो गया एकाकी परिवार में यानी न्यूक्लियर फैमिली में। ठीक है, पति पत्नी और बच्चे। और अभी अगर देखा जाए आज के समय में जो परिवार का स्वरूप देखने में आ रहा है वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये जो फॉर्मेशन रहा है उसमें, यस, फॉर्मेशन किस फॉर्म में था और परिवर्तन क्या क्या है, और अभी जो परिवार का रूप और स्वरूप है, जैसे आप देखते हैं ना कि अब तो परिवार विवाह को इतना तवज्जो दी नहीं जा रही है, एक से एक जो है सगोफे छोड़ दिए जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे ज्यादा कॉमन चीज होती जा रही है। तो ये जो रूप और स्वरूप है वो हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो उससे संबंधित जितने भी थिंकर हैं, उनकी बुक्स है, वो सब कुछ हमें देखने को मिल। परिवार होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, प्रकार और कार्य क्या है, परिवार के बारे में क्या क्या डेफिनेशन दी गई है हमारे विचारकों के द्वारा, वो हम देखेंगे। विवाह क्या है, उसमें कौन कौन सी नियमावली, जैसे हम देखते हैं ना हिंदू विवाह में बहुत सारे प्रकार के विवाह हमें देखने को मिलते हैं, लेन देन, दहेज, बधू मूल्य, ये सब क्या है। जनजातियों में विवाह का प्रकार किस तरीके से पाया जाता है उसको भी हम देखेंगे। किनशिप सिस्टम क्या होता है, इसमें रक्त संबंध, आत्मीयता, गोत्र, शब्दावली, जो चाहे वो रेडिकली ब्राउन है, चाहे वो टाइलर है, तो ये कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने नातेदारी पे यानी कि या फिर चाहे वो लेवी स्ट्रॉस हो, इन सभी विचारकों ने अपनी अपनी बात रखी, तो उनको देखेंगे। बाद में नातेदारी संगठन के सबसे अच्छी तरीके से देखो, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि कॉन्सेप्ट में दे दी गई है, नाम नहीं रखा गया है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, भारत में नातेदारी संगठन और इसकी जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उसके बारे में सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जो लिखा गया है वो इरावती कर्वे के द्वारा लिखा गया है, और इसलिए इरावती कर्वे को भी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा।
जनजातियां, उनकी परिभाषा क्या है, वर्गीकरण क्या है, विशेषताएं क्या है, जनजातियों से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो हमें देखने होंगे। जनजातीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, जनजातीय एकीकरण और पहचान, और जनजातीय गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन, क्या जनजातियों में परिवर्तन हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो किस प्रकार से हो रहे हैं, किस सरकारी नीतियां कौन कौन सी हैं जनजातियों को लिफ्ट करने के लिए, जनजातियों से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं, जनजातियों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, संवैधानिक क्या क्या प्रावधान है, वो सब देखने होंगे। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर देखिए गरीबी भी है, भूमि अलगाव भी है, इनको डिस्प्लेस भी कर दिया जाता है, प्रवास और विकास करने के लिए इनके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो टॉपिक आता है वो है ग्रामीण और कृषि सामाजिक संरचना। तो कृषि सामाजिक संरचना इट मीन्स कि भाई हमारा जो कहा जाता है कि भारत देश जो है वो गांवों का देश है, तो आखिर संरचना किस प्रकार की है, कृषि सामाजिक संरचना है, उसमें भी किस किस तरीके से किसानों का भी एक वर्गीकरण होता है ना कि कुछ छोटे किसान होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के किसान होते हैं, कुछ बड़े किसान होते हैं, इस तरीके से वर्गीकरण हम समझेंगे। जिसमें आप जैसे थारनर आ जाते हैं, धनाग्रे आ जाते हैं, और सुरजीत सिन्हा वगैरह जितने थिंकर्स आ जाते हैं। ग्रामीण भारत में जाति वर्ग और शक्ति का जो वितरण है, जो विवरण है वो क्या है, उस पर हमारे विचारकों की विचारधारा क्या है। भूमि सुधार और हरित क्रांति, स्वतंत्र भारत के पहले जो हमारे भारतीय समाज की संरचना रही वो कैसी रही, स्वतंत्र भारत के बाद जो है वो कौन कौन से सरकारी उपाय लेकर के आए गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो देखा जाए कि अनाज उत्पादन के संदर्भ में हरित क्रांति जो आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसने कितना चेंज ला दिया था उस। फिर उसके बाद हम देखेंगे आखिर जो ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज सिस्टम का क्या संबंध है आपस में, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट जैसा कि हम कहते हैं ना कि महात्मा गांधी का जो एक सपना था राम राज्य स्थापित करने का, तो सपना जो उन्होंने देखा उसी का परिणाम पंचायती राज सिस्टम था। और क्योंकि गांधी जी यही चाहते थे कि हम क्रीमी लेयर पे हम एक जगह से शासन करके और सोचे कि हम देश का विकास कर पाएंगे, सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, संभव नहीं है जब तक कि हम छोटे छोटे स्तर पे या विकेंद्रित व्यवस्था नहीं बनाएंगे, जब तक हम जमीनी स्तर पे कोई प्रयास नहीं करेंगे अपलिफ्टमेंट का, डेवलपमेंट का, तब तक हम पूरी तरीके से विकास की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। तो मतलब अगर वास्तव में भारत को विकसित करना है तो गांव से विकास की जो प्रक्रिया है उसको शुरुआत करनी होगी। तो ये जो सपना था इनका राम राज्य का, वो सपना कहीं ना कहीं उसी का परिणाम था कि भाई पंचायती राज सिस्टम लेकर के आ गया था, जो डिसेंट्रलाइज करता है, जो कि कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पे ऐसी व्यवस्था का निर्माण करता है जो विकास की तरफ ले जाएगा। तो ग्रामीण समस्याएं कौन सी हैं ये देखना होगा, ग्रामीण नगरीय संबंध क्या है, ग्रामीण नगरीय सातत्य, नगरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, रुझान और इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत है वो भी पढ़ने होंगे। कस्बा क्या होता है, नगर क्या होता है, महानगर क्या होता है, इसकी अवधारणाएं क्या है, वर्गीकरण क्या है, नगरीय समुदाय और इसकी विशेषताएं और प्रकार, मलिन बस्तियां यानी स्लम एरिया क्या होता है, गरीबी किसे कहेंगे और शहरी समस्याएं कौन कौन सी हैं, प्रवास की स्थिति में यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन भी टाइप ऑफ माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है, लाइक हम देखते हैं कि रूरल टू रूरल होता है, अर्बन टू अर्बन होता है, रूरल टू अर्बन होता है, या फिर हम देखते हैं कि अब्रॉड, जैसे हम कहते हैं ना कि एक देश से दूसरे देश में जाना, तो इस तरीके से भी स्थितियां देखने को मिलती है। तो लोग नौकरी के, व्यापार के, बिजनेस के चक्कर में या शिक्षा के चक्कर में इस तरीके से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, हमें देखने होंगे। फिर सोशल चेंज, क्या सोशल चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर, या हम कहें कि क्या भारत में सामाजिक परिवर्तन की स्थिति है, तो किस फॉर्म में हमें सामाजिक परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है, क्या परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उससे संबंधित जो विशेषताएं हैं, रूप है, कारक है, वो सब हमें देखना होगा। सिद्धांत कौन कौन से हैं, आखिर परिवर्तन किस तरीके से आता है, संघर्ष के जरिए आएगा या फिर उदारवादी तरीके से आएगा, या फिर किस किस तरीके से आएगा, मतलब विकासवादी होगा, चक्रीय होगा, संघर्षवादी होगा। तो जितने भी सिद्धांत हैं वो सब हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं।
विकास क्या है, डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। पूंजीवादी रूप में जो है डेवलपमेंट की स्थिति भी आ सकती है, समाजवादी में भी आ सकती है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि हमारे भारत में अभी प्रचलित है, एंड गांधीवादी जो विचारधारा है वो, या फिर समुदायवाद है। तो ये कुछ डेवलपमेंट के फॉर्म्स। फिर अविकसित अवधारणा और सिद्धांत, तो ये वॉलस्टीन जिसमें आते हैं हमारे, तो विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी, ये दो थ्योरी हमें पढ़नी होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाता है, और पेपर सेकंड यानी सोशियोलॉजी में भी आपको ये पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। धर्म क्या होता है, धर्म का की परिभाषाएं क्या क्या है, धर्म के बारे में विभिन्न विचारों की विचारधारा क्या है। हमारे जो क्लासिकल थिंकर है जैसे कि दुर्खीम एंड मैक्स वेबर ने भी धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो उनको भी हम देखेंगे। दुर्खीम ने धर्म को सामाजिक एकता के लिए उत्तरदायी माना था, एंड मैक्स वेबर ने धर्म की जो व्याख्या करी थी वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद से जोड़ करके देखा था। धर्म और जादू क्या इंटर रिलेटेड है या फिर कुछ डिफरेंस है, इसे भी हम देखेंगे। धर्म और सामाजिक परिवर्तन, भारत में सुधार आंदोलन की बात की जाए तो भारत में किस तरीके से धार्मिक स्थितियां रही हैं। देखिए, धर्म की अगर हम बात करें ना, तो हर एक समाज में जो धर्म है वो पाया ही जाता है। सिर्फ हमारे भारत देश में ही धार्मिक अवधारणाएं मौजूद हैं ऐसा नहीं है। अगर हम विदेशों की बात करें तो वहां भी धर्म प्रधान धार्मिक प्रधानता रही है। हाँ, अलग अलग रूप स्वरूप रहे वो बात अलग है, लेकिन हाँ, धार्मिक अगर हमारे यहाँ देखा जाए, भारत में स्थितियों को देखा जाए, तो ये बात सही है कि हम धर्म के मामले में बहुत कट्टर रहे हैं। मतलब धार्मिक बेसिकली जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे काम करने के, जो हमारे निर्णय लेने की जो चीजें होती थी, जो बेस होता था, वो धर्म ही हुआ करता था आज के पहले। मतलब आधुनिक समाज में धर्म का महत्व घटा है, लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए तो धर्म ही आधार हुआ करता था। तो क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुलतावाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, और सांप्रदायिकता क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। भारतीय समाज के अध्ययन पर जो पर्सपेक्टिव्स आए हैं वो जीएस घुरिये का पर्सपेक्टिव क्या है, ये भी थिंकर है। एमएन श्रीनिवास मैंने पहले ही कहा था कि उन्हें हमें पढ़ना होगा, और एस सी दुबे, ए आर देसाई और डीपी मुखर्जी जो कि मार्क्सवादी रहे हैं, भारतीय समाज को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से देखने का प्रयास किया है। दलित चिंतन, निम्न वर्गीय परिप्रेक्ष्य, डेविड हार्टमैन इसमें आते हैं, सुरजीत सिन्हा आते हैं, और अम्बेडकर जी भी आते हैं, तो इनको भी हम देख लेंगे। कुछ एक जो थिंकर्स यहाँ मेंशन है, आप यहाँ पर देखेंगे कम से कम 20 से 22 थिंकर जो है आपके आ गए हैं आपके सिलेबस में, तो इतने थिंकर्स आपको तो वैसे ही पढ़ना है। फिर इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, औद्योगिक क्रांति कब हुई, कैसे हुआ, समाज में कैसे परिवर्तन आया, कार्य श्रम प्रबंधन, सामूहिक सौदेबाजी क्या होती है, उत्तर औद्योगिक समाज जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि डेनियल बेल बताते हैं, तो वो भी देखेंगे। शक्ति सत्ता राज्य नागरिकता नौकरशाही, ये सब इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, ये तो हो गया इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी से रिलेटेड। इसको हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कह सकते हैं कि यहाँ पे पावर की बात हो रही, अथॉरिटी की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है ना, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, पॉलिटिकल प्रोसेस की बात हो रही है, पॉलिटिकल कल्चर की बात हो रही है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात हो रही है। हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, यानी दबाव समूह और हित समूह, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और नागरिक समाज, ये सब आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के अंदर है। और साथ ही साथ में फिर आपका वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन की एजेंसी कौन सी है, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, बहुराष्ट्रीय निगम एमएनसी जिसे कहेंगे, मीडिया हो गया, गैर सरकारी संगठन है, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी। वैश्वीकरण और संस्कृति तो वैश्वीकरण और संस्कृति जो है एक दूसरे से किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। फिर कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, तो वो हमें देखेंगे, विश्व स्तर पे भी हमें देखना पड़ेगा, और हमारा अपने भारतीय समाज के स्तर पे भी देखना होगा। तो यहाँ पे सामाजिक आंदोलन सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या है, कौन कौन से थिंकर ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे भारत में आखिर कौन कौन से आंदोलन हुए हैं। तो राष्ट्रवादी आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, नए सामाजिक आंदोलन जो भी हुए हैं, उन सबको यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा।
तो हम देख सकते हैं कि सिलेबस हमारा ऐसा नहीं छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हुए चले जाना है, और साथ ही साथ में आपकी प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़रूरी है। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यूज लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊंगी, बस आपको जुड़ जाना है मेरे साथ में और बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी करनी है। देखिए, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, तो कड़ी मेहनत, कड़ा प्रयास तो हमें करना ही होगा। मैं आपके साथ हूँ, आपकी शालिनी मिश्रा, और सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो जाइए हमारे साथ में। तो थैंक यू। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।